9 जानवरों से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 21 जानवरों पे सेल किया। ये वीडियो सीरीज़ मेरी डेयरी फार्मिंग की जर्नी की दास्तान है और इसका मकसद आपके साथ वो टेक्निक्स और वो मेथड्स शेयर करना है जिससे आपके डेयरी फार्मिंग की जर्नी में फ़ायदा हो। Assalamu alaikum and welcome to Just Adventure by Momikh, and I am your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. इस वीडियो सीरीज़ में हम ये जानेंगे कि मैंने अपना डेयरी फार्म 9 जानवरों से स्टार्ट किया और 21 जानवरों पर मुझे बेचना पड़ा और अल्लाह के करम से मुनाफे में बेचा, लेकिन अगर मेरा बस चलता तो मैं शायद ना बेचता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत सही जा रहा था। इस डेयरी फार्मिंग गाइड के 3 मेन हिस्से होंगे इंशाल्लाह। पहले हिस्से में पहले हिस्से की वीडियो और वीडियोस में हम ये देखेंगे कि डेयरी फार्म स्टार्ट ही क्यों करना चाहिए। बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। इससे काफ़ी वजूहत हैं। मैं पहले से थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर रहा था, लेकिन एक शहरी बाबू यहाँ से उठ के 300 किलोमीटर दूर जाके डेयरी फार्मिंग कर रहा है, तो वो रिमोटली मैनेज हो रही है और वो सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के करम से। लेकिन ये सारी खपत करने की वजह क्या है, हम इसको भी देखेंगे। इससे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह अपनी वजूहात डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करने की और क्लैरिटी से शायद नज़र आएँ। दूसरा हिस्सा इस डेयरी फार्मिंग गाइड वीडियो सीरीज़ का होगा कि जो उस्तादों से सीखा, इसलिए कि मैंने बहुत 6-8 महीने सिर्फ हमने पंजाब ट्रैवल किया। मुझे याद है एक हफ़्ते में हमने कोई लगभग 2000 किलोमीटर गाड़ी में ट्रैवल किया था, मैं मेरे दोस्त ने। तो हमने फ़र्क उस्ताद ढूंढे, फ़र्क तरीके देखे डेयरी फार्मिंग करने के, किताबों में भी पढ़ा और उसको जाके फील्ड में भी देखा। तो वो सीखने की हद तक तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की कोशिश की तो क्या धक्के पड़े और वो क्या मेन चीज़ें थीं जो हमें नज़र आई जिसने बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला। और वो फ़र्क छोटा मोटा फ़र्क नहीं होगा, आप देखेंगे कि वो इतना बड़ा फ़र्क है वो टैक्टिक्स का, वो तरीक़ों का, कि बंदा परेशान हो जाता है। मतलब आप ये देखें कि शुरू में मेरे 9 जानवर थे और मेरे थोड़े ही पास मेरी ज़मीन के चंद किले दूर एक फार्म था, उसमें कोई लगभग 80 जानवर थे, मिल्किंग एनिमल्स। मेरे उस वक्त 8 या 9 थे जब ये मुझे बात बताई गई। नेस्ले के बंदे ने मुझे ये बात बताई, जिनको हम दूध बेच रहे थे, हम भी उनको दूध बेच रहे थे, और वो जो साहब जिनके 80-90 जानवर थे वो भी दूध बेच रहे थे। तो उसने बताया कि भाई पिछले 2 दिनों से जो क्वांटिटी आपकी दूध की आ रही है वो उस फार्म से ज़्यादा है। एक बंदे का 80-90 जानवर जितना दूध दे रहा है, वो एक बंदे का जिसके 8-9 जानवर हैं उससे कम है। तो वो जो 8-9 जानवर वाली स्ट्रैटेजी है वो क्या है, ये जानना मेरे ख्याल में काफ़ी मज़ेदार होगा, और जैसे कि आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो वो भी हम देखेंगे। ये दूसरा हिस्सा होगा, टैक्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे। और अब इस डेयरी फार्मिंग गाइड का तीसरा हिस्सा है वो बिज़नेस सिस्टम जो कि उस टैक्टिक्स के ऊपर अप्लाई हुए। वो अल्लाह की तरफ से 3 ऐसी चीज़ें मिल गई जिनको पकड़ के, वो बॉयल डाउन करके हम उस 3 चीज़ों पे ले आए इस सारे लेसन्स को, कि भाई ये 3 चीज़ें अगर आपके डेयरी फार्म में हैं, जो डेयरी फार्मिंग के ऊपर आपके अगर सही हैं ये 3 सिस्टम्स, तो आपकी मिल्क प्रोडक्शन इंशाल्लाह वो होगी जो मैंने आपको भी फ़र्क बताया कि एक तरफ 9 जानवर हैं, एक तरफ 80 जानवर हैं, और 9 जानवर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं दूध 80 जानवर से। तो एक तो हम ये उन 3 बिजनेस सिस्टम्स के अंदर वो फ़र्क जानने की कोशिश करेंगे। और ये और भी इससे प्रूव ये होता है कि जब अल्लाह के करने से वो डेयरी फार्म बिका, तो जिन साहब को मैंने वो डेयरी फार्म बेचा उनको मैंने बिल्कुल ऐसे ही ये बात बताई जो कि हम इस वीडियो सीरीज़ में भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह, कि ये 3 वो बिजनेस सिस्टम्स हैं जो आपने नहीं छेड़ने। ये किसी वजह से यहाँ पे हैं, इनके ये फ़ायदे हैं, ये कोशिश करनी है आपने कि ये ऐसे ही आएँ। और एज लक वुड हैव इट, अगले 2-3 महीने में वो जो 3 बिजनेस सिस्टम्स थे, वो 3 मेन मोटे मोटे तरीके थे डेयरी फार्म बिजनेस को चलाने के, वो डिटीरिएट होते रहे, और चेक एंड बैलेंस जो रखना था छोटा मोटा वो ना रखा गया। तो मुझे उन साहब की कॉल आई और उन फ़ोन पे उन्होंने मुझे कहा कि भाई तूने कौन से जानवर मुझे बेच दिए हैं। मजाक में मुझे ये कहना चाह रहे थे कि भाई जब तेरे पास जानवर थे तो वो मिल्क प्रोडक्शन कोई और थी, हम खुद रिकॉर्ड देख रहे थे, हमारे सामने रिकॉर्ड था, ख़रीदते वक्त हमने पिछले महीनों के सारे रिकॉर्ड निकाले थे। तो इतनी अच्छी मिल्क प्रोडक्शन इन जानवरों की थी, हमारे पास आके ये नहीं बिक रहे, मतलब ये नहीं प्रोड्यूस कर रहे वो मिल्क जो बिके इस तरह बिके जिस तरह तेरा बिक रहा था। तो इनको यही बताया कि भाई वो 3
बिजनेस सिस्टम्स क्या आपने फॉलो किए थे? तो वो भी हम देखेंगे, ये थर्ड पार्ट में होगा। तो अब हम इंट्रोडक्शन दे ही दी है, तो पहला पार्ट भी शुरू कर देते हैं। और अब आपको मैं ये शेयर करता हूँ आपके साथ कि इस डेयरी फार्म को स्टार्ट करने की मेरी मेन वजूहात क्या थी। अच्छा जी, पहले एक बैकग्राउंड आते हैं। 4 रीजंस फॉर स्टार्टिंग डेयरी फार्म। मेरे ख्याल में मैंने शायद आपको बताया नहीं अभी तक, मैंने जून 2009 में डेयरी फार्मिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ये पाकपतन डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया था। मैं लाहौर में रहता हूँ और काम पाकपतन में स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट के 4 मेन वजूहात थी जिन की वजह से मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। सबसे पहला था द बिज़नेस मॉडल इटसेल्फ। ये इस डेयरी फार्मिंग में बड़ी यूनिक एक बात है। और आई ऑलमोस्ट स्टडी बिजनेस मॉडल्स एज अ हॉबी। और इस प्रोजेक्ट में, डेयरी फार्मिंग के प्रोजेक्ट जैसा बिजनेस मॉडल वाकई कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस मॉडल है कि इसमें जो आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्री है आपकी, वो वाइल प्रोड्यूसिंग एक और छोटी सी फैक्ट्री बनाती है। ये बहुत अजीब सी बात है। और ये अगर इस पे हम बाद में, मतलब मैं एक दो वीडियो इस पे अलहदा बना सकता हूँ। ये इतना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इटसेल्फ है बिजनेस मॉडल की ग्रोथ का, बिजनेस की ग्रोथ का, कि ये इन इटसेल्फ बहुत अपीलिंग था मेरे लिए। तो ये एक चीज़ थी जिस वजह से मैं बहुत इंटरेस्टेड था डेयरी फार्मिंग को शुरू करने में। दूसरा था उस वक्त की करंट सिचुएशन। 2009 में जो उस वक्त मेरे हालात थे, और जो मार्केट में हालात थे मेनली, वो बहुत कंड्यूसिव थे डेयरी फार्मिंग के। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी थी हुकूमत डेयरी फार्मिंग को। तो उसमें भी मुझे एक थोड़ी सी दावत मिली, आप समझें, एक तरह की, कि मुझे था कि शायद ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको यूज़ किया जा सकता है। और जैसे कि मेरे बिज़नेस उस्तादों में से एक उस्ताद रिचर्ड ब्रांसन ये बात बताते होते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप वो कारोबार किसी न किसी तरीके से बेहतर कर सकते हैं, तो फिर उसमें आपको घुसना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बिल्कुल है, और वो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बेसिकली यही है, उस वक्त भी था और अभी भी है, कि डेयरी फार्मिंग का कारोबार जो है वो एक एक वडेरे स्टाइल में होता है। वो एक मियाँ साहब दी मज्जाने, वो उस कॉन्सेप्ट में होता है। उसको प्रॉपर कमर्शियल बिजनेस के तौर पे कम लोग करते हैं, और एक एथिकल बिजनेस के तौर पे तो बहुत ही कम लोग करते हैं। या वो बिल्कुल ही टीके लगा के जानवरों का बुरा हाल करके रखना शुरू कर देते हैं, जो कि फिर एक ग्रीडी और एक बहुत गंदी ही तरीके से एक बिज़नेस किया जाता है। या वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं जानवर को उसके हाल पे, और जनाब इसको छेड़ो ना, उसको कुछ करो ना। दूध का उनका कोई सरोकार नहीं होता, जानवर की ब्रीड का कोई सरोकार नहीं होता, उसको उस तरह ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट उस वक्त भी था और अभी भी है। तो ये एक रीज़न था। और तीसरा रीज़न था बहुत सॉलिड डिमांड थी। ये बड़ा ना बड़ी चीज़ होती है इसमें। कारोबार करने वाले लोग, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, ये डिमांड को ना बड़ा रीज़न समझते हैं कारोबार शुरू करने में। और डिमांड होती है बेसिकली कि लोग क्या इसके लिए पैसा खर्चेंगे कि नहीं। तो मेरा थोड़ा सा एक और एडेड इसमें ये था कि लोग पैसा खर्चने को तैयार तो थे, लेकिन ये नीड भी थी मार्केट की, इन द सेंस कि आपके मार्केट में उस वक्त तो बिल्कुल ही अच्छा दूध अवेलेबल नहीं था। अभी फिर आपके पास काफ़ी देर से ये काम चल रहा है, 2009 से, मतलब पिछले कुछ 7-8 सालों से इसके डेयरी फार्म्स बन रहे हैं। कोई ख़त्म भी हो रहे हैं और भी बन रहे हैं। तो इसका दूध की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी जगह पे खड़ी है कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन 2009। तो उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा नीड थी कि दूध अच्छा मार्केट में कंपनीज़ के पास नहीं अवेलेबल था। तो एज अ मिल्क प्रोड्यूसर वहाँ पे आप एक अच्छा गैप फिल कर सकते थे। तो ना ही ये सिर्फ मतलब कारोबार अच्छा था, ये दुआएं लेने का भी एक अच्छा तरीका था। एंड दिस इज़ लाइक द सेंट्रल फॉर प्रॉफिट फिलॉन्थ्रपी वाला जो कॉन्सेप्ट है मेरा, कि भाई फिलॉन्थ्रपी करें। फिलॉन्थ्रपी का मतलब होता है लोगों की मदद करना, और ये ज़्यादातर फ़ी सबीलिल्लाह इन द सेंस के बगैर पैसों के समझा जाता है। लेकिन आप फॉर प्रॉफिट भी फिलॉन्थ्रपी के एंगल से ही चल सकते हैं, कि आप पैसे भी कमाने की नीयत उस वक्त रखें अगलों की मदद करने के बाद, या आपके बिजनेस में अगलों की मदद इनहेरेंट हो। तो ये एक बड़ा, मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा तरीका है, और ये इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा नुमायाँ था। तो ये एक इंस्पिरेशन थी। और चौथा, जो कि बहुत एक्साइटिंग था, मेन रीज़न आप समझें, ये था मेरा डेयरी फार्मिंग का स्टार्ट करने का, कि
एक बिज़नेस में पढ़ाई जाती है बात वर्टिकल इंटीग्रेशन की, तो ये मेरे नज़दीक मेरे लिए सुपर इंटीग्रेशन थी। ये इस तरह कि मेरे उस वक्त पहले ही 2 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे। एक था एग्रीकल्चर बेस्ड, वाई जिन्हों कहते हैं भाई, ठीक है ना। मेरी पंजाबी जो मैं सीखी है वो उत्थे वाई करके सीखी है, ठीक है ना। मैं चावल भी लगा रहा था, कनक भी लगा रहा था, मकई भी लगा रहा था। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एग्रीकल्चर हम कर रहे थे। मैं कोई पीछे ज़िम्मेदारा नहीं है, मेरी कोई ज़मीनें नहीं है, ठेके पे लेकर हम ये अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे थे। ये भी बिज़नेस के तौर पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था। तो ये भी अल्लाह का करम में बड़ा अच्छा चल रहा था उस वक्त। तो एक तो वो चीज़ मैं कर रहा था, प्रोजेक्ट था। और दूसरा प्रोजेक्ट जो कि फिर इंडिपेंडेंट था लेकिन, और वो लाहौर शहर में था। ये एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट जो है ये पाकपतन में था। लाहौर शहर में मैं दूध डोर टू डोर डिलीवर कर रहा था। मैं एक ब्रांडेड दूधी के कॉन्सेप्ट से प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था। मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन का ब्रांड मैंने खोला हुआ था छोटा सा, और उसमें भी अच्छा 400-500 लीटर मैं दिल्ली तक अल्हम्दुलिल्लाह चला गया था लेके उसे। तो वो बिज़नेस के लिहाज से तो बहुत छोटी चीज़ थी, लेकिन अगेन बहुत मज़े की चीज़ थी, बहुत इंटरेस्टिंग था। ब्रांड एक्सपेरिमेंट था, एक मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट था। मार्केटिंग मेरा कोर शौक है, तो वो उसमें बड़े मज़े की चीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो डेयरी फार्म है ये इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में कमाल तरीके से इंटीग्रेट होता था कि एक तरफ मेरे पास ट्रैक्टर थे, मेरे पास रिसोर्सेज थी, मेरे पास इम्प्लीमेंट्स थे, मेरे पास ऐसे लोग की एक्सेस थी जो ये काम समझते थे, जिनको मैं अपने बिजनेस सिस्टम सिखा सकता था। उनको टेक्नीशियन और डेयरी फार्मिंग के पहले से मेरे पास मौजूद थे, क्योंकि मेरे पास एग्रीकल्चर अच्छे खासे रकबे पे हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट के तौर पे पहले से कर रहे थे। तो वो रिसोर्स मेरे पास पहले से अवेलेबल थी। और दूसरी साइड पे वो मिल्क नेस्ले को तो बेचने का एक फेल सेफ तो था ही था, लेकिन मेरे पास ये भी था कि मैं उसको लाहौर ला के भी बेच सकता हूँ, तो वो प्रॉफिट मार्जिन उससे और ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये मेरे बेसिकली एक प्रोजेक्ट से 3 प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेट हो रहे थे। तो ये अल्लाह के करम से बहुत बड़ी बड़ी मेरे लिए पुल थी डेयरी फार्मिंग के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो ये 4 मेरे मेन रीजंस थे कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। एक तो बिज़नेस मॉडल में ग्रोथ वाला है, अभी भी है। करंट सिचुएशन उस वक्त 2009 में जो थी वो मेरे ख्याल में अभी भी है कि आप बहुत ज़्यादा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। बहुत ज़्यादा बिजनेस सिस्टम्स लैक करते हैं लोग, छोटे स्पेशली फार्म्स 10, 15, 25, 30, 50 एनिमल्स वाले फार्म्स जो हैं, उनमें जो बिज़नेस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी कम है। उसमें अगर आप ऐसी चीज़ लाएँ तो एक अच्छी चीज़ बन सकती है। तीसरा सॉलिड डिमांड, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी कम हुई है। और जो इकॉनमी है डेयरी फार्मिंग की वो तो काफ़ी वीक है। अगर उसके हम डिटेल में जाएं कि उसके हम अंदर बात करें तो मैक्रो लेवल पे डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस सेंस बहुत मुश्किल से बनता है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। लेकिन माइक्रो लेवल पे एक एंटरप्रेन्योर के लिए शायद इसमें भी डिमांड है, लेकिन ये मेरे ख्याल में समझ लेना चाहिए कि ये वो वाली डिमांड और वो वाली हुकूमत की तरफ से पुश नहीं है जो 2009 में थी। एक तो ये चीज़, और ऑफ कोर्स चौथा रीज़न जो कि प्योरली एक पर्सनल रीज़न था कि मेरे 2 प्रोजेक्ट्स थे जिसकी वजह से आई वाज ऑलमोस्ट लाइक इससे बेहतर मैं कोई चीज़ कर नहीं सक रहा था प्रोजेक्ट बिज़नेस के लिहाज से। तो वो थी सुपर इंटीग्रेशन जो मैंने आपसे जिक्र किया। तो ये मेरे 4 रीजंस थे। मेरी आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आप भी अपने रीजंस लिस्ट डाउन करें, अपने जहन में सिर्फ ना सोचें, उसको लिखें ताकि आपको आइडिया हो कि भाई जो आप जिस वजह से डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो ऑन पेपर कम अज़ कम बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इससे आपको पता चलता है कि आपके जहन में जो भी चीज़ें हैं वो कितना वेट रखती हैं, कि ये अच्छी एक सेल्फ एनालिसिस का तरीका है। तो हाँ जी, आपके ख़्याल में आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या इससे फ़ायदा हुआ? मुझे लग रहा है कि शायद ये थोड़ी सी मैंने ज़्यादा लंबी कर दी वीडियो। ये मैं 4 बातें ज़रा और प्रिसाइसली और कंसाइज तरीके से बता सकता था। खैर अगली वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बेहतर हो सके। अपनी सजेशंस से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे दीजिएगा। अगर मुझे ईमेल कर सकते हैं ईमेल कीजिएगा। अगर आप मेरे ब्लॉग का हिस्सा हैं उसमें आपके पास मेरी पर्सनल ईमेल की एक्सेस होगी, वरना यू कैन हेड ओवर टू justadventure.com, साइन अप एंड जॉइन आवर फैमिली ऑनलाइन, मोमिख फैमिली ऑनलाइन। यूट्यूब पे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, उसके साथ जो बेल का बटन है वो दबाने से तो आप इंतहाई कूल इंसान बन जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।